उत्तराखंड में कुछ ही महीनों पहले एक बाढ़ आया था जिसमें ऋषिगंगा नाम का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बह गया था। वैज्ञानिकों ने इसे ग्लेशियर टूटने की घटना बताई, पर उत्तराखंड के रायनी गांव के लोगों के लिए कुछ और ही डर इस समय फैला हुआ था पूरे गांव में, और ये डर था एक न्यूक्लियर डिवाइस के फटने का। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ बहुत दिनों के बाद वापस से इंडिया टॉक्स पे। अब से हर सैटरडे आपको इसी तरह का एक वीडियो मिलेगा और हर ट्यूसडे आर्मी न्यूज़ का एक एपिसोड मिलेगा, तो जल्दी से इंडिया टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिए। रायनी गांव के लोगों का कहना था कि ये कोई ग्लेशियर नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर डिवाइस एक्सप्लोड किया है, जो उनका मानना है कि पिछले कई सालों से उनके पहाड़ों के नीचे दबा हुआ है। उन्होंने दुनिया के सामने ये तर्क रखा कि आखिर ठंडी के दिन में ये ग्लेशियर कैसे टूट सकता है, जबकि ग्लेशियर टूटने की घटना गर्मी की वजह से होती है। अब आखिर ये न्यूक्लियर डिवाइस के हिमालय में छुपे होने की क्या कहानी है और इस कहानी में कितनी सच्चाई है। कहानी है 1964 की। 1964 में चाइना ने पहली बार अपने पहले न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया। इस टेस्ट ने दुनिया भर के देशों को हैरान और चौकन्ना कर दिया। इस घटना से सबसे ज्यादा परेशान हुआ चाइना का पड़ोसी और उससे 2 साल पहले युद्ध लड़ चुका देश भारत, और दूसरा सबसे ज्यादा चिंतित होने वाला देश था अमेरिका, जिसकी खुफिया एजेंसी CIA इसके पीछे पड़ चुकी थी। अमेरिका की CIA ने बड़े ही चालाकी के साथ इंडिया के हालात को समझते हुए इंडिया के साथ एक डील साइन कर लिया चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और मिसाइल के ऊपर निगरानी रखने का। इन दोनों देशों ने तय किया कि भारत में अमेरिका अपने सबसे एडवांस्ड निगरानी करने वाले उपकरणों को लाएगा और भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी नंदा देवी के ऊपर रख देगा, जहां से सीधे हम चाइना के ऊपर निगरानी रख सकते थे। चाइना के जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट और मिसाइल प्रोग्राम की जानकारी ये डिवाइस इकट्ठा करते, इससे भारत और अमेरिका दोनों का ही भला होता। अक्टूबर 1965 एक इंडियन और अमेरिकन पर्वतारोहियों का ग्रुप बनाया जाता है और इन्हें पूरे मिशन की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका के CIA हेडक्वार्टर पे ले जाके ट्रेनिंग करवाया जाता है। पर्वतारोहियों का काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इनको नंदा देवी की चढ़ाई करनी थी, जो कि 25,640 फीट की ऊंचाई पर है और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पीक है। और इतने हाइट पे पावर सोर्स तो मिलेगा नहीं, तो ये जो एंटीनाज ये ले जाके लगाएंगे, इनको चलाने के लिए पावर कहाँ से मिलेगा। तो इन्हें कंटिन्यूस पावर देने के लिए एक न्यूक्लियर डिवाइस साथ में ले जाया जा रहा था, जो इसे कंटिन्यूसली काफी सालों तक पावर देता रहेगा। यानी इन पर्वतारोहियों को ना सिर्फ अपने साथ 57 किलो के सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स ले जाने थे, बल्कि साथ प्लूटोनियम कैप्सूल भी ले जाने थे, जो बैटरी के काम आने वाले थे। प्लूटोनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बम बनाने के लिए भी किया जाता है। ये ग्रुप अपनी चढ़ाई शुरू कर देता है और नंदा देवी के बेस कैंप तक भी पहुंच जाता है। नंदा देवी के बेस कैंप से आगे बढ़ते ही इन्हें एक खराब मौसम का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद इन्हें लगता है कि बड़ा एवलेंच इस एरिया में आ सकता है। इसीलिए ये एक गुफा के अंदर इन सारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट को और साथ ही साथ प्लूटोनियम को भी छोड़ करके वापस आ जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि हम अगले साल स्प्रिंग के महीने में वापस आएंगे, जब मौसम सही रहेगा, और वापस से यहाँ से इक्विपमेंट ले जाके इसे उस चोटी तक पहुँचा करके वहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। मनमोहन सिंह कोहली, जो कि उस समय के बॉर्डर पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के एक सैनिक थे और उस पर्वतारोहियों के ग्रुप के ये भी एक हिस्सा थे। मनमोहन सिंह के मुताबिक जब वो अगले साल प्लान के हिसाब से इस एरिया में वापस आते हैं, तो वो ये देख करके हैरान हो जाते हैं कि इनके सारे इक्विपमेंट और प्लूटोनियम भी उस एरिया से गायब हो चुके हैं। इस घटना को आधे सेंचुरी से ज़्यादा का समय हो चुका है और उसके बाद ना जाने भारत की तरफ से कितने सारे मिशंस और एक्सपेडिशन इस एरिया में भेजे गए इस न्यूक्लियर डिवाइस को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई भी इसे आज तक ढूंढ नहीं पाया और किसी को नहीं पता है कि इस प्लूटोनियम डिवाइस का आखिर क्या हुआ। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्लूटोनियम डिवाइस एवलेंच की वजह से बर्फ़ के नीचे दब गया और आज तक वहीं पे दबा हुआ बैठा है। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा भी दावा करते हैं कि पाकिस्तानी एजेंट अपना भेष बदल के इस एरिया में आए थे और उन्होंने भारतीय लोगों से पहले ही इसे चुरा करके अपने देश ले गए थे। पर आज भी ज़्यादातर एक्सपर्ट्स इसके बर्फ़ के नीचे छुपे होने की थ्योरी को ही ज़्यादा सही मानते हैं। इस मिशन में इस्तेमाल किया गया था प्लूटोनियम 238 और इस प्लूटोनियम का जो हाफ लाइफ है वो है 88 ईयर्स का, यानी 88 साल के बाद ये प्लूटोनियम डीके होना शुरू हो जाएगा और यहीं से ज़्यादातर वैज्ञानिकों की जो चिंता है वो शुरू होती है। इस मिशन को ऑलरेडी 60 साल से ज़्यादा हो चुका है, यानी ज़्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि ये प्लूटोनियम कभी भी डीके होना शुरू हो सकता है। अगर हम बिल्कुल नेगेटिव एस्टिमेट की तरफ जाए तो ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये बहुत ही जल्दी डीके होना शुरू हो सकता है और कुछ ही सालों में ये जैसे डीके होगा ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, जिसके वजह से इस एरिया के जो ग्लेशियर्स हैं और जो बर्फ़ है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे और इससे इतने भयंकर बाढ़ आएंगे कि भारत के तटीय इलाकों को बहा करके ले जाएंगे। और अगर हम बिल्कुल ही पॉजिटिव एस्टिमेट की तरफ जाएं तो बर्फ़ के नीचे दबे होने की वजह से इसमें अगर डीके हो भी गया तो इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं होगा और कोई भी बड़ा नुकसान इससे नहीं होगा, ये इसी तरीके से बर्फ़ के नीचे दबा रहेगा।
1978 के अप्रैल के महीने में उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पार्लियामेंट के सामने ये धमाकेदार खबर रखी कि इंडिया ने और CIA ने मिल करके ऐसे मिशंस को अंजाम दिया था और भारत ने एक नहीं बल्कि 3 बार ऐसे मिशन को अंजाम दिया था, जिसमें तीसरी बार ये मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा था। कैप्टन कोहली जो कि अब 89 ईयर्स के हो चुके हैं, उन्हें ये बात सोच करके कोई खुशी नहीं होती है कि वो ऐसे मिशन का हिस्सा थे जिसके वजह से भारत के हिमालय में एक न्यूक्लियर डिवाइस छूट गया। इस डिवाइस से ना सिर्फ फ्लड का खतरा है बल्कि उस एरिया में मौजूद नदियों में न्यूक्लियर रेडिएशन के होने का भी खतरा बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है। हालांकि हम चाहते हैं कि ये डिवाइस जहाँ पे बैठा है बर्फ़ के नीचे वहीं बैठा रहे और इस डिवाइस से हमारे देश के लोगों को कोई भी ज़्यादा नुकसान ना हो। CIA को भारत में ऐसे मिशन करने की अनुमति देना भारत की भूल थी या नहीं थी, कमेंट में लिख के बताइए। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हर सैटरडे ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।